Okay, good morning everyone. Myself Kishan Raj. I am a biology teacher. Today class 9 lecture 1. आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे. देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने आज मैं शुरू से पढ़ाऊंगा आप लोगों को. देखता हूँ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. शायद आप लोगों को अच्छा लगे. लॉकडाउन चल रही है तो इस वजह से क्लासेस तो हो नहीं रही. तो आज मेरा ये आपका ऑडियो विजुअल दे करके मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की. खैर, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा. मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा. एक एक चीज़ को कोशिश करूँगा कि क्लियरिफाई करूँ. आगे देखता हूँ. तो आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं. ये आपका बायोलॉजी है. बायोलॉजी में सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या. एक्चुअली ये बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं. आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. अगर लोगों को समझ में आने लगे तो ये बहुत ही अच्छा है. अगर नहीं समझ में आया तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार है. तो कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे समझने की. देखते हैं बायोलॉजी एक्चुअली है क्या. बायोलॉजी मतलब कि होता है, बायो का मतलब होता है बायो प्लस लॉजी. बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग. बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. मतलब अगर हम किसी भी लिविंग थिंग के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी. अगर हम किसी भी लिविंग थिंग के बारे में, सपोज मान लीजिए अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट और एनिमल के बारे में क्या स्टडी करेंगे? उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके सेल के बारे में स्टडी करेंगे, वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे, उनके लाइफ स्पेन कितनी होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ये सारी चीजों को एक साथ अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी में बहुत सारे अभी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होंगे. सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है आपका द सेल. फर्स्ट चैप्टर है आपका द सेल. सेकेंड चैप्टर है आपका टिश्यू. ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फर्स्ट आपका है द सेल और सेकेंड है आपका टिश्यू. ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल. अगर आपको सेल समझ में आ गया तो आपको टिश्यू समझ में आएगा. अगर आपको टिश्यू समझ में आ गया तो आपको डाइवर्सिटी समझ में आएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. बायोलॉजी में एक ऐसा है कि चाहे साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो वो सारा चीज एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है. तो खैर इसी के बारे में हम लोग जब चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि द सेल क्या है और टिश्यू क्या है. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का जो पार्ट है वो जनरली आपका फर्स्ट पार्ट आपका होता है जूलॉजी. एक्चुअली बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट मेनली आप लोगों को 3 पार्ट्स पढ़ने हैं. फर्स्ट है आपका जूलॉजी. जूलॉजी करने का मतलब जू का मतलब होता है, जैसे कि जू जैसे कि आप लोग बोलते हो ना बचपन में कि चलो पापा हम लोग जू घूमने के लिए जाते हैं. तो ये जू हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जू का मतलब जू में होता क्या है भाई? तो जू में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं. ठीक है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का, बहुत अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स होते हैं. तो जिस एनिमल के बारे में, यानी स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, लॉजी का मतलब अभी मैंने बताया स्टडी करना. ठीक है, तो एनिमल के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजी. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे. नेक्स्ट आपका आता है बॉटनी. जैसे हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. प्लांट के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा. क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा. ठीक है, अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है. नेक्स्ट आपका हम लोग आते हैं माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रोब्स का मतलब होता है, माइक्रोब्स का मतलब ये होता है छोटा. माइक्रोब्स का मतलब होता है छोटा. एक माइक्रो होता है मतलब बड़ा, MA, उसको हम लोग बोलते हैं MA.
MACRO और एक होता है MICRO माइक्रो। ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी स्मॉल इन दैट सेंस स्मॉल कि हम लोग स्मॉल बोल रहे हैं, मतलब स्मॉल का मतलब वो नहीं कि एकदम छोटा सा, हम स्मॉल का मतलब ये बोल रहे हैं कि हम जो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि हम लोग इसको देख सकते हैं किसके मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। लॉजी, लॉजी का मतलब जनरली आप लोग जानते हैं, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यानी कि जो छोटे छोटे यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, चाहे हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम यूग्लिना के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम पोलिफेरा के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं जो हम लोगों के एनवायरमेंट में होता तो है बट हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तीन पार्ट्स हम लोगों के बारे में है जो जनरली आप लोगों को पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो ये छोटी सी चीजें जो कि आप लोग हर लोगों को जानना जरूरी है, चाहे वो क्लास 9th में हो चाहे वो 10th में हो, ठीक है, ये फंडामेंटल्स है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ये छोटा सा क्लासेस था, ये छोटा सा लेक्चर जिससे कि आप लोगों को पता चले कि बायोलॉजी है क्या। मतलब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कि आप सारे ह्यूमन जैसे कि हम हैं, बायोलॉजी जनरली आप लोग पढ़ते होंगे तो 9th 10th के बाद 11th 12th आप लोग स्पेशलाइजेशन मिलता है कि आप मैथ से करते हो या बायोलॉजी से करते हो। अगर आप बायोलॉजी से करते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फील्ड में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि बायोलॉजी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द वैरायटी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी फील्ड में कोई भी बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बनने वाला ही बायोलॉजी पढ़ता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक साइंटिस्ट जो आपका स्टेथोस्कोप बनाता है या माइक्रोस्कोप बनाता है वो भी एक बायोलॉजिस्ट होता है, जो एक आई का जो लेंसेस बनाता है वो भी आपका ये आपका बायोलॉजिस्ट होता है। तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, ये पार्ट है बायोलॉजी का जो आपको लोगों को जानना चाहिए। मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इज इट नॉट। अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट जा गया कि अगर आपको समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जैसे कि अगर आप किसी बॉडी, अगर हम हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी दो आंखें हैं, कैसे काम कर रही है, ये जिज्ञासा, ये एक ललक, एक खोज करने की प्रवृत्ति जो है सारे बच्चों में होती है, डेफिनेटली हम लोगों में भी होती है, तो सभी में होती है, सारे ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो ये सारी चीजें जानने की हम लोगों की इच्छा होती है कि हवाएं चल रही है तो क्यों चल रही है, भाई पेड़ बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, पेड़ में पत्ते खिल रहे हैं तो क्यों खिल रहे हैं। तो ये बहुत सारे नेचर की चीजें हैं जो कि हमको बायोलॉजी से मदद मिलता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स भी है, जैसे कि केमिस्ट्री भी है। तो हम लोग हंसू क्या करते हैं, नेचर, जो भी नेचर हमारे इन्वायरमेंट में मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं घट रही है कहने का मतलब कि जो भी घटना, जो भी इंसिडेंट हमारे आंखों के सामने होती है, वो सारे इंसिडेंट साइंस से रिलेटेड होते हैं। डेफिनेटली अगर आप चल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप क्यों चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से बन रही है, एटीपी के हेल्प से बन रही है, टाइप ऑफ बायोलॉजी। तो ये सब चीजें जानने के लिए हम लोगों को बायोलॉजी का भी एक पार्ट है जो कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी कितना अच्छा सब्जेक्ट है, आप किस तरह से उसको टैकल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप बायोलॉजी के फील्ड में बहुत तरीके कर सकते हो, बहुत जगह जा सकते हो। सपोज मैं अब कुछ फील्ड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ज्यादा तो नहीं लूंगा, मैं कुछ फील्ड के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट आपका है, अगर आप बायोलॉजी लिखते हैं,
ठीक है। अगर आप बायोलॉजी स्पेशलाइजेशन करते हैं जब 9, 10, 11, 12 जाते हैं तो देखिए जनरली क्या है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है क्लास 9th और क्लास 10th ये आपका बेसिक है। ये आपका बेसिक है। बेसिक इन सेंस कि जैसे कि बच्चे नर्सरी में होते हैं तो उनका बेसिक क्या है, एबीसीडी। अगर आप एबीसीडी नहीं सीखोगे, क्लियर ना, तो ए फॉर एप्पल सीखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 9, 10 का जितना भी चैप्टर है, चाहे आप सेल पढ़ रहे हो, चाहे टिश्यू पढ़ रहे हो, चाहे डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, चाहे आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है। जो भी आप 9th क्लास में पढ़ोगे, अगर इन फ्यूचर 10, 11th जाते हो, साइंस लेते हो, तो आपको क्लास 11th में आपको टोटल चैप्टर बायो का टोटल A to Z चैप्टर आपको 9th में जितना आपने पढ़ा है वही चैप्टर आपको 11th में पढ़ना होगा। और अगर आप 12th जाते हो तो 12th में भी आपको वही पढ़ना होगा। ओके ना। तो अगर आप 10th में जितना भी चैप्टर पढ़े हो, जैसे आप 10th में आपका लाइफ प्रोसेस है, तो उसी तरह से 12th में कुछ चैप्टर इधर उधर किए गए हैं, जैसे कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी जो आईसीएसई बोर्ड के हैं वो उनको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। उनको थोड़ा सा अलग अलग करके दिया गया है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी है वो सारी चीजें आपको 11th में ही पढ़नी है। इन ओल्ड मतलब पुराने सिलेबस के अनुसार जो पहले 12th में था, बट अभी उसको हटा करके 11th में कर दिया गया। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आपका जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको 12th में पढ़ने हैं और वो भी आपको 10th में भी पढ़ने हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा समझाने का मतलब, ये बातें करने की मतलब ये थी कि आपको इंटरेस्ट अगर है, अगर आपको पढ़ाई करनी है बायोलॉजी, तो आपको 9, 10 आपको बेहतर करना होगा। और इसका जो फील्ड है, सबसे पहले जो आप लोग सब जानते हैं, पहला एमबीबीएस सबका सपना होता है। सेकेंड है आपका एमबीबीएस के अंदर ही आता है डेंटल। ठीक है, एमबीबीएस हो गया, डेंटल हो गया, सर्जन करते हैं। उसके बाद फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में आपका बहुत ज्यादा फील्ड है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं आप, लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, बहुत सारे फील्ड है। जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं आपका फूड टेक्नोलॉजी, जो अभी बहुत इंडिया में तो उतना नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में आपको ऐसे मिल जाएंगे। और FSSAI का जो मात्रा होता है उसमें भी अभी फूड टेक्नोलॉजी जो जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंग्रेडिएंट चेक करते हैं और उनका सिर्फ चेक करने का ही सैलरी उतना बेहतर होता है। मतलब बायो का बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है द सेल। ओके, द सेल। ये सेल जो है ये क्या है? आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। एक्चुअली हम लोग इसके बारे में फर्स्ट में ही हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि सेल जो है वो आपका फंडामेंटल यूनिट है और जब तक इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को आगे जो चैप्टर्स हैं, टिश्यू है, वो सब नहीं समझ पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बेहतर है। ये सेल है क्या? सेल एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। कैसे कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप बैठ करके सुन रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, किसके हेल्प से? सेल के हेल्प से। आप बोलोगे सर हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
अगर आप इसके बारे में जानोगे तो अभी घर में अभी आप लोग क्या करते हो कि मम्मी पापा बोलते हैं कि आप क्या करो, खाना खा लो, अगर नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, बोलते हैं ना। तो ये एनर्जी मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना खाने से एनर्जी मिलता है, ठीक है मिलता है, खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा, दैट्स ट्रू। बट ये एनर्जी बनाता कौन है? खाना से तो एनर्जी मिलता है ना, खाना तो खुद एनर्जी नहीं है, खाना कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो एनर्जी मिलता कहां से है? वो बनाता कौन है? तो वो बनाता है हमारा सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसी के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको लगेगा नहीं कि हम लोग ये सब चीज जानते हैं, हमारे अंदर ऐसा ऐसा कुछ होता है। इंटरेस्ट आएगा, बस पैशंस रखिए। ये जो सेल है, हमारा जो सेल है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है सेल को? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? रीजन क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट रीजन। कुछ एब्रिविएशंस है जो कि हमको याद करने पड़ेंगे, बट कुछ चीजें हैं जिसका रीजन हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि सेल को, मैं तो बता दिया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट क्यों है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसलिए है क्योंकि सेल साइज में बहुत ही छोटा है, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये सारा काम, जितना भी सेल का इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि एनर्जी बनाना, वो आप इसका देखिए। फर्स्ट है आपका एनर्जी फॉर्मेशन, सेकेंड है आपका सेल डिवीजन, तीसरा है आपका ग्रोथ। तो ये जितने भी काम है, जैसे कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना, सेल डिवीजन करना, ग्रोथ करना, ये सारा चीज जो है वो हमारा सेल करता है। सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें तो वो हमारा सेल करता है, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करना, ये सारा काम जो है वो हमारा कौन करता है? सेल करता है। इसलिए हम लोग इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल करने का मतलब बेसिक, जितना भी इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम है वो सारा कौन करता है? सेल करता है। इसलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्या? एनर्जी का फॉर्मेशन करना। ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है एनर्जी फॉर्मेशन करना, दूसरा है आपका सेल डिवीजन करना, तीसरा है आपका सेल डिवीजन होगा तो हमारा ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, वो भी हमारा काम करता है? सेल करता है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करना। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब जो हमारे अंदर, जैसे कि आप लोग बोलते होंगे जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए, और दूसरा क्या है? आरएनए, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए जो है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत सारे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सेल ही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेल के बारे में।
तो ये सारी चीजें जो है, जो इम्पोर्टेंट काम है, वो सारा काम कौन करता है? सेल करता है हमारा। ये कौन करता है? सेल करता है। कैसे? इसलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है इसको? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका काम क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन करना। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी क्या है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसे पता चलेगा। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। ग्रोथ करना, ग्रोथ इसी से आएगा आपका। प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, तो बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, 21 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो बोलता है अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल मम्मी जैसी है, इसके नाक तो बिल्कुल पापा जैसे है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सच में होता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर बोलो जो कैरेक्टर लक्षण, उसका जो लक्षण है, उसका जो कैरेक्टर है, उनका जो बिहेवियर है, वो उनके बच्चे में आ गया, ठीक है, यंग वंस में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम, जेनेटिक मटेरियल को ढोने का काम जो है वो कौन करता है? हमारा डीएनए करता है और आरएनए करता है। बिल्कुल सही। हाँ, ओके। तो हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज हम अभी देखेंगे कि हिस्ट्री, सेल की क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। सबसे पहले सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 17वीं सेंचुरी में खोजा था, 1662 में, ठीक है। ये उन्होंने एक ये बताया, एक डेड सेल था। डेड सेल कहने का मतलब उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल देखा था कॉर्क में। एक जो बार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, पेड़ का एक छोटा सा बार्क छिलका है, ठीक है, उसका आउटर लेयर जिसको बार्क बोलते हैं, वो उसमें है जो उन्होंने खुद से बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था उसके हेल्प से उन्होंने देखा था, ठीक है। और उन्होंने बताया कि एक सेल टाइप का कुछ होता है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सेल है, उन्होंने सिर्फ बताया कि मधुमक्खी का छत्ता जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, छोटा 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 काला काला थप्पा जैसा, ठीक है, वो सारी चीजें उनको दिखाई दी। तो उन्होंने उनके बारे में बताया, उनके बारे में विश्लेषण किया, ठीक है, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन किया और बाद में उन्होंने उसी बात को पब्लिश की। अपने जो ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को पब्लिश की। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया उनका एक बुक था। उन्होंने उस बारे में, सेल के बारे में